यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइस, आज ये अपन छोटा सा एक लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक तो न्यू केस लॉज जो आईसीआई ने दिए हैं। देयर आर 4 न्यू केस लॉज जो आईसीआई ने दिए हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और उसके साथ में कुछ एडेंडम रहेगा कॉम्पैक्ट का। तो कॉम्पैक्ट आपके पास में है, उस कॉम्पैक्ट में कुछ एडेंडम है जो आपको ये देखना है। आप बोलोगे ये फाइल कहां पे मिलेगा, तो ये फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ऑन टेलीग्राम जस्ट यू हैव टू टाइप द बीबी सर डीटी। देयर इज अ वेरीफाइड चैनल जिस पे ब्लू टिक है, वो वेरीफाइड वाला चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी नया डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये वाली फाइल आपको वहां पे मिलने वाली है। तो चलिए, क्या क्या चीजें हैं जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहला तो एक सेक्शन 89A है। ये 89A इस बार मैंने कॉम्पैक्ट में नहीं डाला, बट आईसीआई ने डाला है, तो इसके लिए मैं आपको सिखा देता हूं। ये सेक्शन 89A क्या होती है, मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर हरी, और हरी पहले यूएसए में जॉब करता था। हरी जो है वो पहले यूएसए में जॉब करता था। तो हरी यूएसए में जॉब कर रहा था। तो पहले ये बंदा नॉन रेजिडेंट हुआ करता था। अर्लियर ही वॉज यूज टू वर्क इन द यूएसए एंड अर्लियर ही वॉज अ नॉन रेजिडेंट। अब क्या हुआ, जॉब के बाद में ही गॉट रिटायर, और रिटायर होने के बाद इंडिया का वो बंदा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बन गया। और वो इंडिया में आ गया और इंडिया का वो पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बन गया। तो मुझे एक बात बताइए, इफ एनी पर्सन इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है। जो पूरे वर्ल्ड की इनकम होती है, उस पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है। तो अब एक बात समझना, होता क्या है यहां पे, यूएसए में वो जॉब करता था, तो यूएसए से उसको वहां पे कोई रिटायरमेंट बेनिफिट जो है, रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक ग्रेचुइटी, पेंशन एंड ऑल, वो रिटायरमेंट बेनिफिट जो है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट उसका हर साल अक्रूवल हो रहा है वहां पे। मींस उस कंट्री में एवरी ईयर जो उसका रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट मान लो अक्रूवल हो रहा है। अब एक बात समझना, इंडियन टैक्स लॉ क्या बोलता है कि बहुत बार जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू और रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल हो जाती है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो इस ईयर में टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि वहां के टैक्स लॉ में क्या बोला हुआ है, जो कनाडा का टैक्स लॉ है, यूएसए का टैक्स लॉ है, यूके का टैक्स लॉ है, वहां का टैक्स लॉ ये बोलता है कि कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसे है ना जो अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होंगे, वो रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल होंगे। मींस कुछ ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स है दैट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल ऑन द अक्रूवल बेसिस, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल ओनली ऑन द रिसिप्ट बेसिस। मतलब जब आपको रिसीव होगा तभी टैक्सेबल होगा वो रिटायरमेंट बेनिफिट। ऐसा कनाडा, यूएसए एंड यूके का लॉ बोलता है। अब एक बात समझना, ये बंदा जो है जिसका नाम था मिस्टर हरी, जो पहले यूएसए में जॉब करता था, अर्लियर ही वाज नॉन रेजिडेंट, नाउ ही बिकेम द रेजिडेंट। बट रेजिडेंट बना तो भी यूएसए में उसको जो रिटायरमेंट बेनिफिट एवरी ईयर उसका जो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो तो इंडिया में टैक्सेबल होगा बिकॉज ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये सेक्शन 89 ये बोलती है कि अगर वो स्पेसिफाइड कंट्री से है, नोटिफाइड कंट्री में उसने जॉब किया था, दैट इज द कनाडा, यूएसए और यूके, और वहां उसने एक स्पेसिफाइड अकाउंट बना रखा है। स्पेसिफाइड अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें उसका रिटायरमेंट बेनिफिट आता है। रिटायरमेंट बेनिफिट है वो स्पेसिफाइड अकाउंट में आ रहा है। अब एक चीज समझना, और स्पेसिफाइड पर्सन है, मींस पहले ये बंदा बाहर जॉब करता था, अब इंडिया का रेजिडेंट है। तो इंडिया में भी एक सेक्शन 89A डाली और इन्होंने बोला कि उस रिटायरमेंट बेनिफिट पे टैक्स अभी नहीं लगेगा। इंडिया में भी अभी नहीं लगेगा, जब अक्रू हो रहा है तब नहीं लगेगा। व्हेनेवर ही विल रिसीव दैट रिटायरमेंट बेनिफिट, ओनली इन दैट ईयर इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। Whenever he will receive that retirement benefit, only that year, in that year only it is going to be taxable. So what is written in your book? Just check it. Section 89A. Relief from taxation in income from retirement benefit account maintained in the notified country. Where a specified person. Now question is that what is the meaning of a specified person? So a specified person means they have defined here a specified person and a specified account. So a specified person means a person resident in India who open a specified account in the notified country while being non-resident in India and resident in that country. Means अभी जो बंदा है वो resident है इंडिया का, उसने एक स्पेसिफाइड अकाउंट नॉन रेजिडेंट जब वो था, मिस किसी और कंट्री का रेजिडेंट था, उस कंट्री में उसने जो है वो अकाउंट खोला था, दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफाइड अकाउंट करके, ठीक है।
अब स्पेसिफाइड अकाउंट किसको बोलेंगे? तो स्पेसिफाइड अकाउंट मींस एन अकाउंट मेंटेन इन द नोटिफाइड कंट्री. नोटिफाइड कंट्री मींस आपका कनाडा, यूएसए एंड यूके, दैट इज कॉल्ड नोटिफाइड कंट्री. सो एन अकाउंट मेंटेन इन द नोटिफाइड कंट्री बाय द स्पेसिफाइड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज रिटायरमेंट बेनिफिट एंड इनकम फ्रॉम सच अकाउंट इज नॉट टैक्सेबल ऑन द अक्रूअल बेसिस. अक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होता, बट इज टैक्सेबल इन दैट कंट्री एट द टाइम ऑफ विड्रॉल और रिडम्पशन. जब रिडम्पशन करेंगे या विड्रॉ करेंगे तब टैक्सेबल होगा करके. ठीक है, तो देखो स्पेसिफाइड पर्सन मींस वो पर्सन अभी इंडिया का रेजिडेंट है, पहले ही वाज नॉन रेजिडेंट एंड दैट टाइम ही हैज ओपन वन स्पेसिफाइड अकाउंट इन स्पेसिफाइड कंट्री. हियर स्पेसिफाइड कंट्री मींस कनाडा, यूएसए एंड यूके. एंड यहां स्पेसिफाइड अकाउंट मींस ऐसा रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड अकाउंट जिसमें पैसा अक्रू होगा, इनकम तब टैक्सेबल नहीं होगा, रिसीव होगा तब टैक्सेबल होगा करके. ठीक है, अब एक बात समझना, तो इंडिया में क्या डाला? इंडिया में बोला कि where a specified person has income accrue in the specified account and then such income shall be taxed in such manner and in the such a year as may be prescribed. तो उसके लिए उन्होंने बोला हम रूल्स बनाएंगे और वो जब उसके हिसाब से ये टैक्सेबल होगा तो कब टैक्सेबल होगा, कैसे टैक्सेबल होगा, उसके लिए उन्होंने रूल बनाया. तो देखिए क्या दे रखा है. वंस उन्होंने क्या बोला एक बार कि ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज बाय द स्पेसिफाइड पर्सन. कैसे ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा? वेयर a specified person has an income accrued in the specified account during previous year 21-22 and thereafter, because this amendment is applicable from previous year 21-22. ये last year ये section आई थी. Then at the option of the specified person, उस specified person के पास में option है कि such income would be included in the total income of the previous year in which such income from that specified account is taxed at the time of withdrawal or redemption as the case may be in the notified country. कि जिस notified country में जिस ईयर में टैक्सेबल हो रही है ना, उसी ईयर में हम इंडिया में भी टैक्सेबल करेंगे. अक्रूअल बेसिस पे इंडिया में टैक्सेबल, उस रिटायरमेंट वाले अकाउंट पे जो भी इनकम आ रही है वो अक्रूअल वाले ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा. इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज विथड्रॉ और रिडेम्पशन. The option has to be exercised for all the specified account maintained by the specified person. जो भी उसके रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड अकाउंट है, उन ऑल अकाउंट्स पे उसको जो है ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा. लेकिन एक चीज समझना, जब ये टैक्सेबल करेंगे, विड्रॉल के टाइम पे टैक्सेबल करेंगे करके. ठीक है, विड्रॉल के टाइम पे या जब पैसा मिलेगा उस टाइम पे टैक्सेबल करेंगे इंडिया में भी. लेकिन कौन सी इनकम तो भी टैक्सेबल नहीं करेंगे. तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूजन फ्रॉम टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन. Where the option has been exercised by a specified person, the total income of a specified person for the previous year in which income is taxable would not include the income. उसमें से कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे? पहला, income which has already been included in the total income of such a specified person in any of the earlier previous year during which such income accrued and tax thereon has been already paid under the income tax act. अगर कोई ऐसी इनकम है जो पहले ऑलरेडी इंडिया में टैक्सेबल हो चुकी है और उस पर ऑलरेडी उसने टैक्स भर दिया है, क्योंकि देखो ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन तो प्रीवियस ईयर 21-22 से आया, तो उसके पहले जो भी इनकम अक्रू हुई होगी वो तो ऑलरेडी टैक्स भर दिया होगा ऑन द अक्रूअल बेसिस. तो बेटा उस केस में जब भी आप रिडम्पशन कर रहे हो या जब भी आपको पैसा मिल रहा है तब टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. और दूसरा, दैट इनकम वॉज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया. वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी ही नहीं चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? इन द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच सच इनकम अक्रूड ऑन द अकाउंट ऑफ सच स्पेसिफाइड पर्सन बीइंग नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर और द एप्लीकेशन ऑफ DTAA इफ एनी. देखो मैंने क्या बोला, सिंपल सी चीज है कि अगर वो इनकम जो है वो अक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल आपको नहीं करना है, जब आपको रिसीव होगा तब टैक्सेबल करना. अगर उस कंट्री का लॉ भी ऐसा बोलता है तो इंडिया में भी आपको ऐसा ही करना है. लेकिन बेटा जब रिसीव होगा, जब रिडेम्पशन होगा तब टैक्सेबल होगा. बट उसमें कौन सी इनकम को नहीं लेना? पहला, अगर जिस पे ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स भर दिया है वो, या फिर जिस ईयर में वो इनकम अक्रू हुई थी वो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं थी, बिकॉज इन दैट ईयर सपोज यू वर नॉट नॉन रेजिडेंट, आप नॉन रेजिडेंट थे और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट थे, तो वो इनकम ऐसे भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं थी. तो भले रिसीव हो रही है उस टाइम पे इस पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पार्ट. अब आप बोलोगे सर वो इनकम फॉरेन में भी टैक्सेबल हो रही है, इंडिया में भी टैक्सेबल हो रही है, तो उसका क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज यस, उसका क्रेडिट मिलेगा. और क्रेडिट आपको कैसे लेना है? रूल नंबर 128 के हिसाब से लेना है. तो जो रूल 128 है, जो आपको एक लास्ट रिवीजन लेक्चर दे रखा है, उसमें मैंने रूल 128 बताया था, रूल 128 के हिसाब से लेना है. नेक्स्ट पार्ट. ऑप्शंस वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी विड्रॉ. अगर आपने एक बार ये ऑप्शन ले लिया कि भैया वी विल पे द टैक्स ओनली एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ दैट इनकम, देन यू कैन नॉट विड्रॉ दैट ऑप्शन. बट अगर मान लो अभी तो आप रेजिडेंट हो बट आप नॉन रेजिडेंट बन गए वापस, तो नॉन रेजिडेंट बन गए तो भैया ये ऑप्शन विड्रॉ माना जाएगा. और जिस ईयर में आप नॉन रेजिडेंट बन गए ना, उस ईयर से माना जाएगा आपका कोई ऑप्शन नहीं है. और नॉन रेजिडेंट बन गए उसके पिछले सालों तक का
उसके पिछले सालों तक जिस अक्रूड इनकम पे आपने टैक्स नहीं भरा उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, The option has to be exercised in form number 10EE electronically on or before the due date under section 139(1). The option once exercised for specified accounts in respect of previous year would apply for all subsequent previous year and cannot be subsequently withdrawn except in case where the specified person become the non-resident in any subsequent previous year। अब एक बात समझना, अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए तो क्या होगा? Consequences when a specified person become the non-resident in the subsequent previous year. In case of a specified person after exercising option in any previous year, say previous year 22-23 में he exercised the option and became the non-resident during the subsequent previous year. Suppose in previous year 25-26 he became the non-resident, referred as a relevant previous year, then options exercised above would be deemed to have never been exercised with effect from the relevant previous year, that is from previous year 25-26। मींस 25-26 से आप नॉर्मल प्रोविजन की तरह चले जाएंगे करके, ठीक है। और बेटा पहले जो टैक्स नहीं लगा उसका क्या होगा? तो जो प्रीवियस ईयर 22-23 से लेके प्रीवियस ईयर 24-25 तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगा था वो टैक्स लग जाएगा अभी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, The income which has accrued in the specified account during the previous year, beginning with the previous year in which option was exercised, that is previous year 22-23, till the previous year immediately preceding the previous year, that is till previous year 24-25, would be taxable during the previous year immediately preceding the relevant previous year, means 24-25 में वो पूरा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी आपका इनकम प्रीवियस ईयर 22-23 से लेके 24-25 तक का इनकम रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 24-25 ओनली, एंड द टैक्स ऑन सच इनकम हैज टू बी पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। और उस इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट रहेगी तब तक आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सो होप सो यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये एग्जाम में आएगा नहीं, आई डोंट नो, बट लाइक दिस सेक्शन इज देयर, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन यू। ओके, आफ्टर दैट एक पॉइंट नंबर 2 जो क्लेरिफिकेशन है, दैट इज नो टीडीएस इफ लीज रेंट इज पेड टू लेसर लोकेटेड इन आईएफएससी। अब एक बात समझना, एक लेसर है और उस लेसर ने क्या किया है पता है? जो लेसर है वो आईएफएससी में लोकेटेड है और लेसर ने लीज किया है एयरक्राफ्ट लीज किया है। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि अगर कोई आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट है और उसका इनकम जो है आपको यू नो दैट 10 इयर्स तक उसको एक डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80 LA, 10 असेसमेंट ईयर तक उसको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता, उसको 10 असेसमेंट ईयर तक डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80 LA। तो जब उसको डिडक्शन मिल रहा है तो उस लेसर को अगर कोई भी लेसी है वो लेसर को लेसी जो है वो लीज रेंट देगा तो क्या उस पे टीडीएस काटने की जरूरत है? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। तो ये क्लेरिफिकेशन क्या बोलता है कि आईएफएससी में लोकेटेड कोई यूनिट है, उसने लीज पे क्या दिया है? एयरक्राफ्ट दिया है, और बेटा वो 80 LA का बेनिफिट ले रहा है और 10 असेसमेंट ईयर तक उसको टैक्स नहीं भरना है, तो उसको जो भी लीज रेंट पे करेंगे उस पे कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन क्लेरिफिकेशन जो इससे रिलेटेड है। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है डीआरसी से रिलेटेड, दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रिलेटेड। I will explain you this question in the later part। उसके बाद कुछ क्या बोलते हैं करेक्शन है इन द कॉम्पैक्ट, बिकॉज हम ट्राई करते हैं 100% सही करने का, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रह ही जाता है, कहीं ना कहीं या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, कहीं हो सकता है हमारी साइड से मिस्टेक हो जाए। तो आप एक बार जो चेंजेस है, मैं कुछ चेंजेस बता रहा हूं इन द कॉम्पैक्ट, प्लीज डू दैट। ओके, वन इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरचार्ज चेंज हो गया है। मैंने कॉम्पैक्ट में दे रखा है मोर देन 1 करोड़ इज अ 12%, बट नो, इफ इट इज मोर देन 1 करोड़ up to 10 crore total income then 7%, and more than 12%, more than 10 crore then 12%, means similar to the domestic company। in section 115 BAC जो सेक्शन है यहाँ पे 15 लाख लिखना था, वहां पे 1,50,000 लिखा हुआ है, दिस इज क्लेरिकल एरर, आप इसको चेंज कर लीजिए। दूसरा, उसके बाद में आपका जो आईएफओएस की मैं बात करूंगा, आईएफओएस में एक पेज नंबर 94 पे आईएफओएस टॉपिक में एक जगह आपको दे रखा है, दैट इज द परमवीर चक्र, वीर चक्र एंड वीर चक्र। वो आईसीआई से मैंने लिया था, आईसीआई के मॉड्यूल में भी मिस्टेक है यहाँ पे। तो परमवीर चक्र, वीर चक्र एंड महावीर चक्र होना चाहिए ऑन द पेज नंबर 94, यहाँ महावीर चक्र होना चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 135 पे जो बेड डेट्स रिकवरी वाला पॉइंट है, यहां पे एक मिस्टेक हुआ है। यहां पे आप बेड डेट्स देखिए, अलाउ 100% है, एनी रिकवरी टैक्सेबल होगा, बट अगर अलाउ 60 है, डिसअलाउड 40, यहां अलाउ 60 की जगह अलाउ 100 लिखा हुआ है। सो जस्ट मेक वन दैट करेक्शन करके, और यहां अलाउड में आप 60 कर दीजिए, ठीक है। दिस इज द करेक्ट पार्ट। उसके बाद बेड जजमेंट असेसमेंट 144 में यहां पे 139.5 के बाद में 139.8A को भी लिख लीजिए, 139.8A को भी लिख लीजिए। उसके बाद
बाद जो पेज नंबर 234 है आपका इन्वेस्टमेंट फंड वाला जो टॉपिक है, उसमें यहां पे कंपनी एंड फर्म के केस में मैंने 30% लिखा हुआ है, यहां आप 25% भी लिख लीजिए, बिकॉज कंपनी के केस में अगर कंपनी जो है उसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 का 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो यहां पे 25% विल बी द टैक्स रेट, तो आप 25% लिख लीजिए। उसके बाद टीडीएस टॉपिक में जो 206AB एंड 206CCA है उसमें एक छोटा सा करेक्शन है, या 194M भी इंक्लूड कर लीजिए। उसमें 194M नहीं लिखा हुआ, आप 194M भी इंक्लूड कर दीजिए कि 194M के केस में, 194IB के केस में, 194LBC के केस में, 194N के केस में, 194IA के केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी, जिसमें क्या होता है कि आगे वाले ने अगर लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो टीडीएस का रेट है वो टीडीएस का रेट डबल द रेट और 5% हो जाता है, विच एवर इज हायर, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लगता इन सेक्शन में। यहां 194M लिखना रह गया था, वो आप लिख लीजिए। उसके बाद अगर मैं ट्रस्ट टॉपिक की बात करूं तो ट्रस्ट में यहां 208 पेज रहेगा, उसमें जो ये 3 इयर्स लिखा हुआ है ना, दैट इज लिखा हुआ है, उसके आगे 3 प्रीवियस ईयर कौन से वाले लेंगे, तो असेसमेंट है 23-24 से लेके 25-26, एंड लास्ट लाइन में यहां पे पास एंड ऑर्डर लिखा हुआ है, एंड AND, वो AND नहीं होना चाहिए, N होना चाहिए, तो ये N एक बार आप कर लीजिए, छोटा सा करेक्शन है, ठीक है। उसके बाद कुछ केस लॉस दे रखे, अभी थोड़ी देर बाद अपन करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं एंड आई वांट्स टू रिजॉल्व दैट डाउट्स करके, ठीक है। सबसे पहला डाउट तो ये आ रहा है बहुत सारे बच्चों का कि सर एक बात बताइए, कॉर्पस डोनेशन जो मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, मींस व्हाटएवर कॉर्पस डोनेशन यू रिसीव दैट इज ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट, बट उसमें एक कंडीशन होती है, कॉर्पस डोनेशन इज शुड बी डिपॉजिटेड इन 11(5) मोड। अगर आपने 11(5) मोड में जमा नहीं कराया तो इज दैट कॉर्पस डोनेशन इज टैक्सेबल एज पर नॉर्मल रेट और इट शुड बी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 115 BBI एट द रेट 30%। राइट आंसर इज इट शुड बी टैक्सेबल एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 115 BBI। 115 BBI में जाना चाहिए 30% की रेट से, तो आप अपना कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1 है उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें ये कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि आपने अगर कॉर्पस डोनेशन नॉट डिपॉजिटेड इन 11(5) ना, देन इट शुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBI एट द रेट 30%। सेकेंड क्लेरिफिकेशन कि अगर आपने कोई एक्यूमुलेट करते हो, वो यू नो दैट मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए यू कैन एक्यूमुलेट अंडर सेक्शन 11(2), दैट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इन 11(5). अगर आपने 11(5) में जमा नहीं कराया तो वो वाला अमाउंट पे भी आपको 115 BBI में टैक्स लग जाएगा एट द रेट 30%। तो आपको एक कॉम्पैक्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है, जो कॉम्पैक्ट वाली बुक है उसमें क्वेश्चन दे रखा है, उसमें मैंने ये बताया था कि 15 लाख का आपने सेट अपार्ट किया, सेट असाइड किया, एंड आउट ऑफ दैट ओनली 3 लाख इज डिपॉजिटेड इन 11(5), सो 12 लाख शुड बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। 12 लाख है वो आपका 30% की रेट से टैक्सेबल होना चाहिए, तो वो एक उसमें नहीं कर रखा है, वो आप एक बार चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं, और वो डाउट्स ये आ रहे हैं ट्रस्ट टॉपिक में। पहली चीज तो ट्रस्ट टॉपिक में ज्यादा डाउट आ रहे हैं। पहला डाउट तो ये आ रहा है कि सर यू नो दैट कि एक अमेंडमेंट हुआ है कि नाउ एप्लीकेशन जो है, खर्चे जो है वो आप सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही ले पाओगे। अगर आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तो ही आप खर्चे ले पाओगे। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने हमको 2 चीजें बता रखी है, यू नो दैट एक्सप्लेनेशन दे रखी है सेक्शन 11(1) में, एक आउटस्टैंडिंग वाला ऑप्शन है कि if any income is not received in current year, then you can give one declaration to assessing officer that sir that amount we will actually applied in the year in which it is received or in the next year, then in current year it will be treated as deemed application. Or suppose if any amount is not applied due to any other reason, then also you can give one declaration to assessing officer that that amount we will apply in the year in which it is like in the next year. Then you know that 2 option was there. So question यहाँ पे ये आता है कि सर nowadays एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा, तो भी क्या ये 2 ऑप्शन अभी भी चलेंगे या नहीं चलेंगे? राइट आंसर है चलेंगे। आप ये नहीं बोल सकते ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, उधर तो बोल रहे हैं कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे एप्लीकेशन लेंगे, बट यहां पे बोला हुआ है ये ऑप्शन ले सकते हैं। आंसर इज यस, ये ऑप्शन स्टिल दिस बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा नहीं कि नहीं लाइक पूरा टैक्सेबल कर दो, नहीं, आप ये ऑप्शन अभी भी ले सकते हैं, आप ये ऑप्शन अभी भी ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज द स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, और ये आपको डिक्लेरेशन एओ को देना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो ही आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यू हैव टू सबमिट द डिक्लेरेशन टू असेसिंग ऑफिसर टिल द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक और एमसीक्यू वाला जो आपको मैंने बुकलेट दिया है ना, वो एमसीक्यू वाले बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 11 है टेस्ट सीरीज नंबर 7 का, क्योंकि मैंने एमसीक्यू बुकलेट जो है हमारे कॉम्पैक्ट के साथ में उसमें अलग अलग टेस्ट सीरीज दे रखी है, तो उसमें जो सीरीज नंबर 7 है उसका एमसीक्यू नंबर 11 है, उसमें हमने वहां पे 15% और 25% सरचार्ज लिया है।
वहां पे आपको पूरे पे 15% सरचार्ज लेना पड़ेगा। मींस वहां पे हर जगह आई थिंक 25% सरचार्ज लिया है, बट यू हैव टू कंसीडर द 15% सरचार्ज फॉर होल टैक्स, बिकॉज वहां LTCG 112 है। और अभी क्या होगा ना, LTCG 112 पे भी आपको मैक्सिमम 15% ही सरचार्ज लगेगा, और जो अदर इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो अदर इनकम के टैक्स पे भी 15% की रेट से सरचार्ज लगेगा। एक और अगर मैं MCQ की बात करूं तो MCQ की बुकलेट में एक और चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि ये जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 18 में एक लाइन प्रिंट होना रह गया है, दैट इज द हैवी गुड्स व्हीकल से रिलेटेड। तो यहां पे आपका 6 नंबर 13,000 kgs का है, एंड 2 व्हीकल इट इज एक्वायर्ड ऑन 31st December 2022 एंड पुट टू यूज ऑन 1st January 2023। सो दिस लाइन हैज टू बी एडेड करके, तो जिससे आपके आंसर है वो मैच हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको और क्या चीज पे ध्यान देना है, तो ये एक MC यस पीपल, एक तुम्हारा एक क्वेश्चन है जो ICAI ने दे रखा है इन द MCQ बुकलेट। दिस इज द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कैश विड्रॉल से रिलेटेड है। ऑन द पेज नंबर आपको ICAI की बुकलेट में दे रखा है, ऑन द क्वेश्चन नंबर 7 है, जो न्यू 50 MCQs दे रखे हैं उसमें। और ये क्वेश्चन बोलता है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द कैश विड्रॉ फ्रॉम द कैनरा बैंक बाय मिस्टर रविश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। उसने 16 लाख का कैश विड्रॉ इस डेट पे किया, 55 लाख का इस डेट पे किया, 28 लाख का इस डेट पे किया। And Ravish has not filed the return for the assessment year 2021, assessment year 21-22 and assessment year 22-23. What is the amount of tax required to be deducted at source by Canara Bank on such withdrawal during the previous year 22-23? अब इसको लेके बहुत सारे बच्चों के डाउट है। अब एक बात समझना, लॉ क्या बोलता है कि नॉर्मली कैश विड्रॉ पे TDS कैसे करता है, व्हाटएवर मोर देन 1 करोड़ होगा उस पे 2%। बट अगर आपने लास्ट के 3 प्रीवियस ईयर के रिटर्न फाइल नहीं किए, और लास्ट के 3 प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, अंडर सेक्शन 139(1) जो ड्यू डेट होती है दैट इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड बिफोर दिस प्रीवियस ईयर, तो उस पर्टिकुलर केस में TDS है वो 20 लाख पे TDS नहीं आएगा, 20 लाख से लेके और 1 करोड़ पे आपका TDS 2%, 1 करोड़ के ऊपर वाले पे कैश विड्रॉ पे 5%। दैट इज व्हाट लॉ सेज, ऐसा हमने इंटरप्रेट किया है। तो लॉ क्या बोलता है एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए आ जाइए एक बार आप लॉ पे, और लॉ देखिए क्या बोलता है। लॉ बोलता है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द रिसिपेंट हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द 3 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द 3 प्रीवियस ईयर for which the time limit to file the return under subsection 1 of section 139(1) has expired, immediately preceding the previous year in which the payment of sum is made to him, the provision of this section shall apply with the modification of that कि up to 20 lakh तक there is no TDS, more than 20 to 1 crore 2% and more than 1 crore 5%। अब एक बात समझना, यहां पे लैंग्वेज वापस आप स्टार्टिंग वाला देखोगे, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिसिपेंट, मिस रिसिपेंट मिस अकाउंट होल्डर हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द 3 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द 3 प्रीवियस ईयर, मींस उसने लास्ट के 3 प्रीवियस ईयर के रिटर्न फाइल नहीं किए, for which the time limit to file the return of income under subsection 139(1) is already expired, जिसका 139(1) एक्सपायर हो चुका है, immediately preceding the previous year in which payment is made। अब एक बात समझो, ये तो इंटरप्रिटेशन ऐसे आ रहा है कि जिस प्रीवियस ईयर में आपने पेमेंट किया, उस प्रीवियस ईयर के जिस प्रीवियस ईयर में, जैसे प्रीवियस ईयर 22-23, इस प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया, तो उसके पहले 3 प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट कौन से वाले प्रीवियस ईयर की जा चुकी है। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 19-20 एंड प्रीवियस ईयर 20-21। मैं बोला प्रीवियस ईयर 20-22 नहीं देखना, क्योंकि 21-22 का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट विल बी आइदर 31 जुलाई 2022 और 31 अक्टूबर 2022। ये 3 प्रीवियस ईयर देखने हैं। मैंने इस लैंग्वेज को ऐसे इंटरप्रेट किया, एज वेल एज आप देखोगे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरप्रेट इन दिस वे। हम बोलते हैं कि यहां पे देखिए क्या दे रखा है, provided that account holder has not filed the return for all the 3 assessment year relevant to the previous year for which the time limit to file the return under subsection 1 of section 139(1) expire, immediately preceding the previous year in which payment is made। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, immediately preceding the previous year in which payment of sum is made, ये वर्ड immediately preceding the previous year, जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया उससे पहले ये रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट एक्सपायर हो गया। मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूं, बट ICAI बोलती है कि इसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे। ICAI बोलती है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर मींस ये लास्ट के 3 प्रीवियस ईयर को बता रहे हैं। यहां पे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच पेमेंट इज मेड, ये किसके लिए है पता है, इन 3 प्रीवियस ईयर के लिए, कि जिस
प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया, उसके पिछले 3 प्रीवियस ईयर जो है उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो जा चुकी है, और उसके बाद में अगर आप पेमेंट करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो आपका 2% की रेट से टीडीएस लगेगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाइड कर लेता हूं। आपने जो अभी तक पढ़ा उसको आप इग्नोर कर लीजिए, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। मेरा इंटरप्रिटेशन ये था कि जिस प्रीवियस ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर की 1 अप्रैल 2022 से पहले कौन से ऐसे 3 प्रीवियस ईयर थे जिसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है। मैं वो 3 प्रीवियस ईयर की काउंटिंग करा रहा था। लेकिन आईसीआई का कहना है कि नहीं, जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं, जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं उस दिन देखिए कि लास्ट के ऐसे कौन से 3 प्रीवियस ईयर है जिसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है। जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो, जिस दिन बैंक से आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, उस दिन बैंक विल चेक दैट कि लास्ट के कौन से ऐसे 3 प्रीवियस ईयर थे जिसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है। तो यहां पे आईसीआई का कहना यह है कि एक बात बताओ, सबसे पहला कैश विड्रॉ हुआ 27 मई 2022 को, तो इस डेट को तो 16 लाख का कैश विड्रॉ किया, तो ऐसे भी टीडीएस नहीं आएगा, नो टीडीएस, नो टीडीएस। अब एक बात समझना, सेकेंड कैश विड्रॉ हुआ 55 लाख का 7 सितंबर 2022, और यहां पे अगर आप ये मानते हो कि उस पर्सन का लास्ट ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है, जो प्रीवियस ईयर 21-22 का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 था, तो 31 जुलाई 2022 जा चुका है, तो इसमें 4 लाख पे टीडीएस नहीं आएगा, 51 लाख पे देयर विल बी अ 2% टीडीएस, बिकॉज 31 जुलाई 2022 जा चुका है। लास्ट ईयर का असेसमेंट ईयर 22-23, 21-22 एंड 20-21 तीनों साल की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है। और उसके बाद में यहां पे on 12 Feb 2023 obviously you will deduct the TDS on 28 lakh rupees multiply by 2%। अब एक बात बताओ, आप मुझे बोलोगे, और मुझे भी ऐसा लगा कि भाई सीधी सी बात है, एक बात बताओ, ऐसा क्यों मान रहे हो कि उस पर्सन का इस डेट को रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है। देयर में भी पॉसिबिलिटी ना कि रविश का ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2022 था, तो यहां पे एक बात बताओ, 31 अक्टूबर 2022 था, तो आप एक काम करिए, 31 अक्टूबर 2022 था, तो यहां पे इनका व्यू आता है कि चलिए एक काम करिए, यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। मान लो आप ये बोलते हो कि 31 अक्टूबर 2022 था, तो यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट ईयर का ड्यू डेट आना बाकी है। लेकिन फिर आप 12 फेब 2023 को जाओगे, तब तक तो ड्यू डेट जा चुका है एंड यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर द लास्ट 3 इयर्स। तो यहां पे आपका जो है वो टोटल अमाउंट जो 20 लाख के ऊपर वाला रहेगा, मिस यहां पे 51 इसमें ऐड हो जाएगा, 28 प्लस 51 पूरे पे टीडीएस आएगा, और इस इतना जो है वो टीडीएस का अमाउंट आएगा। दैट इज व्हाट इंटरप्रिटेशन ऑफ द आईसीआई सेज दैट, आईसीआई का इंटरप्रिटेशन ये बोलता है। नाउ सर आपका डाउट ये रहेगा कि व्हाट वी हैव टू डू इन एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन में हमको क्या करना है वो बता दीजिए। तो मैं आपको सिंपल लाइन में बोल रहा हूं कि व्हाट यू हैव टू डू इन योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आप एक बार आईसीए के साथ में जाएंगे यहां पे, बिकॉज लैंग्वेज को लेकर इंटरप्रिटेशन इश्यूज है। आपको ये देखना है, जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन लास्ट के 3 प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है या नहीं। जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो उस दिन लास्ट के कौन से 3 प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जा चुका है, और उन 3 इयर्स का अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में उस ईयर का, उन 3 इयर्स का आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस पर्टिकुलर ईयर में 20 लाख के ऊपर वाले पे जो है वो आपको टीडीएस काटना है 2% की रेट से, और 1 करोड़ के ऊपर वाले पे 5% की रेट से टीडीएस काटना है। तो व्हाट यू हैव टू चेक, जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो। अब एक बात समझना, लॉजिकली तो क्या होना चाहिए, अगर मान लो मैं आईसीआई वाला इंटरप्रिटेशन भी ले लूं तो होना क्या चाहिए कि चलिए इस डेट को, मींस अगर मान लो यहां पहला वाला पेमेंट है, उस डेट को ऑब्वियसली देयर इज नो टीडीएस, इस वाले पॉइंट पे टीडीएस नहीं आएगा। दूसरा वाला डेट है, अगर मान लो यहां पे उस पर्सन का ड्यू डेट 31 जुलाई है, तो एक्सपायर हो चुका है करके, ठीक है, तो आपको यहां टीडीएस आएगा। बट मान लो यहां 31 अक्टूबर है, तो इसके लिए आपको फिर लास्ट के 3 प्रीवियस ईयर वो देखने पड़ेंगे जिसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है। तो इस पेमेंट के लिए आपको कौन से 3 प्रीवियस ईयर देखने पड़ेंगे पता, प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 19-20 एंड प्रीवियस ईयर 20-21, क्या उन 3 प्रीवियस ईयर में ड्यू रिटर्न फाइल किया है या नहीं। क्योंकि अगर मान लो एसएससी का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2022 है, तो लास्ट ईयर का, एग्जैक्टली लास्ट ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट तो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आपको उसके पिछले 3 ईयर से यहां पे देखने पड़ेंगे। बट यहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 20-21 एंड प्रीवियस ईयर 21-22 देखना पड़ेगा इस डेट के लिए।
तो एक बात बताऊं, यहां पे इन्होंने 18-19 का कोई जिक्र किया नहीं था, प्रीवियस ईयर 18-19 में असेसमेंट या 19-20 का कोई जिक्र किया नहीं था, तो अपन ने लाइक है उसको कंसिडर नहीं किया। बट अगर यहां जिक्र किया होता तो ऑब्वियसली लॉजिकली इनको यहां पे ये भी देना चाहिए था कि असेसमेंट ईयर 19-20 का भी रिटर्न फाइल नहीं किया। तो इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं, नाउ व्हाट इज द लॉ यू हैव टू इंटरप्रेट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। आप ये देखेंगे जिस डेट को पेमेंट किया उस डेट को लास्ट के कौन से ऐसे 3 प्रीवियस ईयर है जिसकी ड्यू डेट जा चुकी है, लास्ट के ऐसे कौन से 3 प्रीवियस ईयर है जिसकी ड्यू डेट जा चुकी है, लास्ट के ऐसे कौन से 3 प्रीवियस ईयर है जिसकी ड्यू डेट जा चुकी है और उसका रिटर्न फाइल आपने नहीं किया, तो उस डेट को फिर आपको जो है वो 2% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा 20 लाख के ऊपर, और अगर 1 करोड़ के ऊपर हुआ तो 5% की रेट से। ठीक है, चलो, सो दिस वाज वन क्लेरिफिकेशन ऑन दिस पार्ट। उसके बाद में आपको मैं एक बात बताऊं, कुछ केस लॉज है, नॉट मोर इंपॉर्टेंट केस लॉज बट यस केस लॉज है। सबसे पहला केस लॉ बोलता है एपेक्स लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड 2022 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। यहां पे ये हुआ कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने डॉक्टर को फ्रीबीज देती है, गिफ्ट देती है करके, ठीक है, कमीशंस देती है, रेफरल कमीशन देती है, तो क्या ये अलाउ हो जाएगा? आंसर इज नो, इट इज अ इलीगल एक्सपेंडिचर। एंड इन दिस ईयर देयर इज अ अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022 बाय द निर्मला सीतारमण जी, एंड निर्मला सीतारमण जी से कहती है कि कोई भी ऐसा बेनिफिट परक्यूजिट किसी भी नाम से आप नहीं दे सकते जो लेने वाला है उसके लिए अगर वो प्रोहिबिशन है, जो लेने वाला है उसके लिए वो वायलेशन है किसी लॉ का, रूल्स का, गाइडलाइंस का, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए इलीगल एक्सपेंडिचर हो जाएगा और ये आपको अलाउ नहीं होगा। दिस इज वन अमेंडमेंट मेड बाय दिस ईयर, और उसी बेस पे ये पहले केस लॉ था और इस केस लॉ में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही जजमेंट दिया था और फिर इन्होंने लॉ में भी अमेंडमेंट अब तो कर लिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये आता है, दैट इज द न्यू नोबेल एजुकेशनल सोसाइटी 2022 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और इस केस में क्या हुआ वो मैं आपको बता दूं, देखिए, the issue under consideration is whether the requirement under section 1023 यहां पे 1023C होना चाहिए, 1023C क्लॉज नंबर 6 to solely engaged in educational means that such institution cannot have object not related to the education, and also it is necessary that profit of business referred to in the 7th proviso to section 1023C be the profit of such business incidental to educational activity and not any other activity. Okay, basically मैं आपको इन सिंपल वर्ड बता दूं यहां हो क्या रहा है। यहां पे इन्होंने बोला कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो 1023C क्लॉज नंबर 6 में रजिस्टर्ड है, तो क्या वो सिर्फ एजुकेशनल एक्टिविटी, क्योंकि उस लॉ में क्या बोला हुआ, सेक्शन में क्या बोला हुआ है, दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी होनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस और मेडिकल पर्पस। अब एक बात बताओ, क्या उसका काम सिर्फ एजुकेशन ही होना चाहिए या एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए या फिर और भी कुछ एक्टिविटी कर सकती है? जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल हमने एक स्कूल चालू किया, तो स्कूल चालू किया दैट इज एजुकेशनल एक्टिविटी, बट वो क्या करती है स्कूल, पता है, अपना जो हॉल है वो किसी को भाड़े पे भी देती है। अब भाड़े पे देना दैट इज नॉट ए एजुकेशनल एक्टिविटी ऑब्वियसली, तो क्या वो वैसा कर सकती है या नहीं कर सकती, और उससे जो इनकम होगी क्या वो इंसिडेंटल मानी जाएगी या नहीं? तो इसको लेके यहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लेरिफिकेशन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन दिया, और सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब यह है कि वो जो इंस्टीट्यूशन है ना वो सोनली एजुकेशनल पर्पस के लिए होनी चाहिए, सोनली एजुकेशनल पर्पस के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि भैया बाकी और कुछ काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर वहां तो लिखा हुआ है, जैसे ट्रस्ट टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि इंसिडेंटल एक्टिविटी से अगर कोई इनकम होती है तो वो भी चलेगा, तो इंसिडेंटल एक्टिविटी में क्या हो सकता है? तो उन्होंने बोला एजुकेशन से रिलेटेड ही अगर कोई इंसिडेंटल है वो चलेगा, एजुकेशन से रिलेटेड ही अगर कोई इंसिडेंटल है वो चलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड इंसिडेंटल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो बुक्स दे रहे हैं बच्चों को, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, या फिर मान लो कंप्यूटर क्लास है, वो कंप्यूटर क्लास दे रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, तो चलेगा। बट उसके अलावा जो है, अगर मान लो आप भाड़े पे वगैरह कुछ दे रहे हो, हॉल वगैरह, तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एजुकेशनल एक्टिविटी। तो देखिए इसी को लेके एनालिसिस और डिसीजन में क्या बोला, यहां पे 1023C के लिए जजमेंट है, बट ऑब्वियसली ये 11-12 जैसा ही है 1023C। आप ऐसा समझ के और इसको समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट बोलती है the requirement of charitable institutions or society or trust etc solely engage itself in the education and educational activities
and not engage in any activity of the profit means that such institution cannot have the object which are unrelated to the education, means only their object should be related to education, and in other word all object must relate to imparting education and be in relation to the educational activities only. The term solely is not the same as mainly. ऐसा नहीं है कि एजुकेशन मेनली होना चाहिए बाकी सब काम भी कर सकते हैं, नहीं. इट मींस सोली मींस टू एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स, ऑल अदर ऑब्जेक्टिव को एक्सक्लूड कर दीजिए, एजुकेशन ही होना चाहिए एंड उससे रिलेटेड हो सकता है करके. ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट क्या बोला हुआ है, वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन अपीयर्स टू बी प्रॉफिट ओरिएंटेड then such institution would not be entitled for approval under section 1023C. अगर किसी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है तो यहां पे अप्रूवल ही नहीं होगा. एट द सेम टाइम where surplus accrue it is not a bar provided such surplus is generated in the course of providing education or educational activity. अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है तो उसको एग्जेम्पशन ही नहीं मिलेगा. बट प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट वो एजुकेशन का काम कर रहे हैं, इंपार्टिंग एजुकेशन, और उससे इंसिडेंटल अगर कोई भी इनकम हो जाती है तो चलेगा. ऐसे अपन ने 2 केस लॉज भी पढ़े थे ट्रस्ट टॉपिक में करके. ठीक है, एक क्वींस सोसाइटी वाला केस लॉ था, उसमें भी तो यही था कि अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है और आपको इंसिडेंटल अगर कोई इनकम हो जाती है तो उस पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट पार्ट, The seventh proviso to section 1023C as well as 11(4)(a) में क्या बोला हुआ है कि profit which are may be incidental generated or earned by the charitable institution. In the present case, the same is applicable only to those institutions which are impart education or are engaged in the activity connected to the education है. तो भैया connected to education activity से जो income हो रही है उस पे भी आपको exemption मिल जाएगी. The reference of business or profit in the seventh proviso to 1023C or 11(4)(a) merely means that the profit of business which are incidental to education activity relating to the education such as sale of textbook, अगर टेक्स्ट बुक सेल किया वो चलेगा, वो रिलेटेड है, या प्रोवाइडिंग स्कूल बस फैसिलिटी है वो उससे रिलेटेड है, या हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड किया वो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो चलेगा, वो चलेगा. लेकिन however where institution provide their premises or infrastructure to other entities, trust, society for the purpose of conducting workshop करने के लिए किसी को भाड़े पे दे दिया, सेमिनार करने के लिए भाड़े पे दे दिया, और even educational courses which are concerned trust is not actually imparting, कोई और बंदा आके कुछ और ही करा रहा है, आपने तो भाड़े पे दिया है करके, and outsider are permitted to enroll in such seminar, workshop, courses etc., then the income derived from such activity cannot be characterized as part of educational and incidental to imparting the education. ऐसा नहीं माना जाएगा. You got my point or not? Yes. तो यहां पे सिंपल सी चीज है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो कौन सी एक्टिविटी कर सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करेगी और उससे अगर कोई भी प्रॉफिट डिराइव्ड हुआ उस पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी. बट अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है करके, ठीक है, जैसे किसी को भाड़े पे देना वगैरह, तो उस पर एग्जेम्पशन ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. चलिए, उसके बाद में तीसरा केस लॉ ये बोलता है कि issue under consideration is when an activity can be considered as trade, commerce or business for attracting the provision of the proviso to section 215 when the assessee objective is for any objective of general public utility. अब एक बात समझना, इस केस लॉ में क्या हुआ कि आपको पता है अगर कोई भी ट्रस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव है एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, देन देयर बिजनेस रिसिट कैन नॉट बी मोर देन द 20% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसिट. If it is more than 20% of total gross receipt, then that trust will not be treated as charitable trust. वो charitable trust माना ही नहीं जाएगा. तो सर ये कैसे पता चलेगा कि कोई एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी है या नहीं? तो यहां पे इन्होंने कंक्लूजन में यही दे रखा है कि वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, मतलब असेसिंग ऑफिसर देखेगा कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी है, कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें आप कोई कंसिडरेशन वगैरह ले रहे हो. ऑब्वियसली जैसे आप किसी को पानी बेच रहे हो या कुछ बेचने का काम कर रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो और वो एजुकेशन नहीं है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो वो कमर्शियल एक्टिविटी है या नहीं, दैट असेसिंग ऑफिसर विल चेक एवरी ईयर एंड ऑन डिपेंड्स बेसिस ऑफ दैट ही विल चेक दैट कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट 20% का क्रॉस हुआ है यानी. इफ इट इज क्रॉस देन ऑब्वियसली दैट इज नॉट like charitable, otherwise that will be treated as charitable. Now next and last case law, Pioneer Overseas Corporation USA India Branch 2022 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. अब एक बात बताओ, आपका जो डिमांड नोटिस आता है ना, वो डिमांड नोटिस आपको 30 डेज में पे करना पड़ता है. इफ यू हैव नॉट पेड द डिमांड नोटिस विद इन 30 डेज, देन फ्रॉम 31st डे there will be a 1% interest, 1% interest, 1% per month और पार्ट ऑफ द मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब इस केस में क्या हुआ देखिए, द सेक्शन 220 subsection 2 provides for levy of simple interest at the rate 1% for every month or part of the month comprised in the period commencing from the day immediately following the 30 days after the demand notice under section 156.
नाउ सेक्शन 220 का सब सेक्शन 2A क्या बोलता है, प्रोवाइड फॉर रिडक्शन और वेवर ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट वेव भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, कब, इफ द CC if the PCCIT or CCIT or PCIT or CIT is satisfied that payment of such amount is caused or would the cause genuine hardship to the assessee, तो उस पर्टिकुलर केस में ये इंटरेस्ट वेव भी कर सकता है, हायर ऑफिसर कर सकते हैं। अब हुआ क्या, the assessee applied for waiver under section 220 subsection 2A on the ground that dispute was pending for resolution under the mutual agreement procedure under the DTAA between India and USA, which subsequently culminated in the year 2012 and the liability to pay the tax arose thereafter. The CIT however rejected the assessee's application. The same was confirmed by the High Court. अब एक बात समझना, हुआ क्या कि यहाँ पे अगर जेन्युइन हार्डशिप होती है तो ये इंटरेस्ट माफ किया जा सकता है। अब ये बोल, इन्होंने इंटरेस्ट माफ करने के लिए एप्लीकेशन डाली, इनकी जेन्युइन हार्डशिप नहीं है, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं करके, ठीक है, ये यूएसए की कंपनी है, बहुत पैसे वाले लोग हैं और इनके पास जेन्युइन हार्डशिप नहीं है, बट ये क्या बोलते हैं, हमारा इंटरेस्ट वेव कर दो ना, क्योंकि हम ऑलरेडी, हमारा इशू पेंडिंग है मैप में। मैप का मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, जब इंडिया की कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूएसए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को साथ में मिलके और आपको कोई सॉल्यूशन देंगी, दैट इज कॉल्ड मैप, और वहां पे आपका केस पेंडिंग है, इसकी वजह से ये बोलते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना, और उसका फिर जजमेंट आया और उसकी वजह से टैक्स भरना पड़ा, बट वो बोलते हैं कि उसकी वजह से प्लीज हमारा इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दो ना। क्या ये वेव ऑफ किया जा सकता है या नहीं, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखिए, the Supreme Court observed that merely raising the dispute before the any authority cannot be ground not to levy interest and waive the interest under section 220 subsection 2A. Otherwise, each and every assessee may raise a dispute and thereafter may contend that since the litigation was bona fide, no interest is leviable. It is required to be noted that under section 220 subsection 2, the levy of simple interest on non-payment of tax at the rate 1% per annum is mandatory interest. You have to pay the interest. आपको ये interest pay करना पड़ेगा। तो सिर्फ आप मैप में आपका केस पेंडिंग था, उसकी वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि इंटरेस्ट हमको वेव ऑफ कर दो, नहीं, आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो दिस ऑल आर न्यू 4 केस लॉस जो अभी इसी साल आए हैं करके। अब एक चीज समझना, इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है डीआरसी से, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से, मुझे लगता है कभी हो सकता है एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। तो डीआरसी टॉपिक क्या होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ये जो टॉपिक है फाइनेंस एक्ट 2021 से आया था, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अब एक बात समझना, डीआरसी कॉन्स्टिट्यूट होगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में आप जा सकते हो अगर आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो। आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको पेनल्टी जो लगने वाली है उसको रिड्यूस कराने के लिए, या जो प्रोसिक्यूशन आपको होने वाला है, जेल वगैरह होने वाली है, उसको रिड्यूस कराने के लिए, तो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन को रिड्यूस कराने के लिए यू कैन अप्लाई टू द डीआरसी। लेकिन डीआरसी में आप तभी जा सकते हैं जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, जो भी ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर में वेरिएशन आपका जो हो रहा है वो अप टू 10 लाख होना चाहिए, मतलब आपका वेरिएशन में इनकम जो बढ़ाई जा रही है दैट शुड बी अप टू 10 लाख का वेरिएशन होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने जो रिटर्न फाइल किया था, वो रिटर्न फाइल किया था उसमें आपकी रिटर्न इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी अप टू 50 लाख। एंड जो ऑर्डर पास कर रहा है एओ, वो ऑर्डर पास कर रहा है वो आपका सर्च इनिशिएटेड हुआ था उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, सर्वे के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, रिक्विजिशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, या किसी फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन मिली थी वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या बोला, आप जा सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ द एओ देन यू कैन मेक एप्लीकेशन टू द डीआरसी। आप डीआरसी के पास जा सकते हैं, लेकिन तभी जा सकते हैं जब वो ऑर्डर है उसमें वेरिएशन जो हुआ है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं, आपका रिटर्न इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, वो ऑर्डर है वो रेड की वजह से, सर्च या सर्वे की वजह से, या रिक्विजिशन की वजह से, या फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन मिला था उसके बेस पे वो ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो आप जा सकते हैं कहां पे, वहां उस केस में आप डीआरसी के पास में जा सकते हैं। अब एक बात समझना, डीआरसी के पास में कौन कौन से ऑर्डर है वो जा सकते हैं, या तो ड्राफ्ट ऑर्डर 144C में जो डीआरसी के पास में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के केस में आप कौन कौन से ऑर्डर के केस में जा सकते हैं, जो आपका ड्राफ्ट ऑर्डर है जो वेरिएशन किया था 144C में, जो डीआरपी जो है वो डीआरपी में नहीं गए उससे पहले जो होता है ड्राफ्ट ऑर्डर, वो ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हैं, या कोई इंटीमेशन के अगेंस्ट में जा सकते हैं, कोई भी असेसमेंट रीअसेसमेंट का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। बट डीआरपी के डायरेक्शन की वजह से कोई ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते डीआरसी के पास में। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के केस में जा सकते हैं, इसके केस में जा सकते हैं, बट उसके बाद में इन्होंने बहुत सारा एक लिस्ट दे रखा है क्या इनके केसेस में नहीं जा सकते। द फॉलोइंग पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर द रेजोल्यूशन, ये लोग नहीं जा सकते डीआरसी के पास में। कौन कौन नहीं जा सकता, अगर किसी ने अगर ये वाला जो लॉ है इसका कॉन्ट्रावेंशन किया था,
in respect of whom the order of detention has been made under conservation, but that is the Conservation of the Foreign Exchange and Prevention of the Smuggling Activity Act 1974। या फिर ये जो लॉ है, इन लॉ में अगर आपने कुछ ना कुछ वायलेशन किया या आपके अगेंस्ट ऑलरेडी कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो चुका है, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जेल, जेल ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है, तो आप डीआरसी के पास में नहीं जा सकते, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास में नहीं जा सकते। अब एक बात समझना, उसी बेस पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जो नो डाउट आईसीआई का क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने आईसीआई का क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। तो देखिए, विजय फर्निश इज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 डिक्लेयरिंग इनकम इज ओनली 28 लाख। He received the assessment order 143.3 का on 26/11/2023 को enhancing the total income for the assessment year 22-23 by the 5 लाख। तो 5 लाख का वेरिएशन हुआ है, उसने रिटर्न फाइल किया था, उसका इनकम जो था वो अप टू 50 lakh है, because that is 28 lakh. He is aggrieved by the order and it desired to know whether he can file the application before the dispute resolution committee or not. And he informed you that no order of detention has been made or no prosecution proceeding have been initiated or instituted against him under any law for the time being in force. However, penalty has been levied on him for the failure to comply the section 269 SS। उसने 269 SS को फॉलो नहीं किया था तो उस पर एक पेनल्टी लगी है, बाकी उसका कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह नहीं है। तो क्या वो जा सकता है डीआरसी के पास में, नहीं या नहीं? आंसर इज यस। कैसे जा सकता है? क्योंकि पहली चीज ये ऑर्डर स्पेसिफाइड ऑर्डर है, उसमें वेरिएशन 10 लाख से ज्यादा नहीं हुआ है, इसका जो इनकम है वो 28 लाख की, 50 लाख से ज्यादा नहीं था रिटर्न इनकम, तो उस पर्टिकुलर केस में ये डीआरसी के पास में जा सकता है। तो देखिए यहां पे वही दे रखा है कि सबसे पहला क्वेश्चन कि इज विजय फाइल द एप्लीकेशन बिफोर द डीआरसी? यस। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू मेकिंग द एप्लीकेशन टू डीआरसी अगेंस्ट सच ऑर्डर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961? एंड ही इज ऑल्सो कीन टू नो वेदर इन केस ही इज अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास बाय द डीआरसी कैन ही फाइल अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर ऑफ डीआरसी? यानी डीआरसी के ऑर्डर के अगेंस्ट में वो अपील में जा सकता है या नहीं जा सकता। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ असेसमेंट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर द डीटीडब्ल्यू विद कंट्री एक्स? अगर कंट्री एक्स से डीटीडब्ल्यू के अंदर इंफॉर्मेशन मिली थी तो उसकी वजह से वेरिएशन हुआ तो वो डीआरसी के पास में नहीं जा सकता। तो देखिए आंसर क्या है, डीआरसी वुड रिजॉल्व डिस्प्यूट इन केस ऑफ पर्सन हु ऑप्ट फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर सो एंड सो चैप्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम एनी वेरिएशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर इन हिज केस हु फुलफिल द स्पेसिफाइड कंडीशन। स्पेसिफाइड ऑर्डर इंक्लूड द असेसमेंट order under section 143(3) where the aggregate sum of variation made by such order does not exceed the 10 lakh and total income as per the return furnished by the assessee should not be exceed more than 50 lakh and such order is not based on the search or requisition or survey or any information received under the DTAA accordingly. In the present case, Mr. Vijay can file an application before the DRC or dispute resolution committee के पास जा सकता है। Since the assessment order received on 26/11/2023 a specified order and satisfied the specified condition on account of no order of detention being made or no prosecution proceeding being initiated or instituted against him, non-levy of penalty under income tax act is not a specified condition. Therefore, the levy of penalty under section 271D on him does not result in non-compliance with the specified order। देखो पेनल्टी लग सकती है आप पे, कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड नहीं होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। मिस्टर विजय हैज टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर द रेजोल्यूशन टू डिस्प्यूट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑन और बिफोर द 25th December 2023 दैट इज विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो जैसे ही आपको स्पेसिफाइड ऑर्डर मिल जाता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इसको जो स्पेसिफाइड ऑर्डर है वो कौन सी डेट को मिला था, 26 नवंबर 2023 को मिला था। तो वहां से 1 साल के अंदर अंदर, 1 सेकेंड है, ही हैज रिसीव्ड द ऑर्डर नहीं दे रखा क्या, 26 नवंबर होना चाहिए ना, सॉरी 1 month बोला, नॉट 1 year, सॉरी 25th December 2023 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच स्पेसिफाइड ऑर्डर। या सो 1 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। हाउएवर वंस द मॉडिफाइड ऑर्डर इज पास्ड बाय डीआरसी नो अपील और रिवीजन वुड बी लाई अगेंस्ट सच ऑर्डर इफ असेसमेंट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर द डीटीएए। तो ऑब्वियसली ये जो है वो डीआरसी के पास में नहीं जा सकता। तो ये डीआरसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, सो यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन बिकॉज हो सकता है एग्जाम में कभी आ जाए एज इट इज करके। ठीक है, चलिए। सो गाइज
दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, कोरिजेंडम और कुछ क्लेरिफिकेशन जो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे वो आज अपन ने क्लियर किए करके, ठीक है। और जो न्यू केस लॉज थे, देयर आर 4 न्यू केस लॉज जो मैंने दे रखे हैं, और ये वाला फाइल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे चेक कर लीजिए, आपको ये वाला फाइल मिल जाएगा। और ये जो क्लेरिफिकेशन है ये उसमें नहीं रहेंगे, सो यू कैन नोट डाउन, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं करके, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। और बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी आए ना, आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा करके, ठीक है। जस्ट यू हैव टू फोकस टू योर स्टडी एंड गिव योर 100%। और अभी ढंग से पढ़ाई कर ली ना, वही काम आने वाला है। पहले क्या किया था, साल भर पहले कोई मतलब नहीं, वो हर चीज को रिवाइज करना पड़ेगा, और जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको चीजें याद नहीं आएगी। तो आप रिवाइज करिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके डाउट वगैरह भी ले रहा हूँ आजकल व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, तो मैं डाउट वगैरह ले रहा हूँ। दिन में 3 घंटे है वो सिर्फ डाउट पे दे रहा हूँ, दिन में इतने सारे मैसेज होते हैं ना, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सब डाउट सॉल्व करूँ टिल योर एग्जामिनेशन। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ में, बस आपको अपना साथ अब देना है। और मैं बता दूं, इस दुनिया में ऐसा है ना कि भैया, आप जो है वो लास्ट में, जब अभी यही वाला पॉइंट होता है कि जहां पे बड़ा क्रूशियल टाइम है, और इस टाइम को आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है। थोड़ा और पुश करिए अपने आप को, टाइम है जितना आप पढ़ रहे हो, इफेक्टिव स्टडी आर्ट्स है उसको आप बढ़ाइए थोड़ा, और जो आपके टारगेट्स है उसको कंप्लीट करिए, और टारगेट कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सेलिब्रेट भी करिए उसको कि यस टुडे आई डिड इट करके, ठीक है। और मैं बता दूं, अभी एग्जाम टाइम तक आपको अपना हेल्थ है उसका पूरा ध्यान रखना है, आपके इमोशन का पूरा ध्यान रखना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अरे सर एग्जाम आया, मैं बीमार पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, कोविड हो गया। कुछ नहीं होने वाला, आप अपने आप को भी कॉन्फिडेंट रखिए, लाइक कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर आप ऐसा अपने आप को ऐसे बीमार समझेंगे ना तो बीमार पड़ जाओगे, नेवर डू दैट करके, ठीक है। बिकॉज आपकी बॉडी वैसी रिएक्ट करती है जैसा आप सोचते हो। सो ऑलवेज अपनी सोच को थोड़ा पावरफुल रखिए, पॉजिटिव रखिए, थोड़ी एनर्जेटिक सोच रखिए, और जब आप एनर्जेटिक सोच रखेंगे तो सब चीजें आराम से हो जाएगी, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय, टेक केयर।